अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हमने इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और डायग्नोसिस को डिस्कस कर लिया है। हमारा आज का टॉपिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन कई एतबार से की जाती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस से रेलिवेंट या जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, उनमें एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन है इसकी, और दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन जो साइकोलॉजी में स्पेशली या एजुकेशन, इनकी जो स्पेशल एजुकेशन या साइकोलॉजी में क्लासिफिकेशन जो की जाती है। जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन की गई है वो कॉजेलिटी के अतबार से, यानी कि उसकी जो कॉजेज़ हैं, मेंटल ट्रेडिशन किस वजह से हुई है, उसके कॉजेज़ के अतबार से उसकी कैटेगरीज या उसकी डिफरेंट जो टाइप्स बनाई गई हैं, या सॉरी डिफरेंट कैटेगरीज जो बनाई गई हैं। ठीक है जी। और जो साइकोलॉजी या स्पेशल एजुकेशन में क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होती है वो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के अतबार से है कि कौन कौन सी सिम्टम्स पाई जाती हैं और वो कितनी सिवियर हैं। ठीक है जी। तो मेडिकल हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो स्पेशल एजुकेशन या साइकोलॉजी के अतबार से जो क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कॉजेलिटी के अतबार से, कॉजेज़ के अतबार से, जो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो किस वजह से ये एक ख़ास जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का जो ग्रुप है उसकी कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ के अतबार से एक कैटेगरी है, डिफरेंट कॉजेज़ के अतबार से डिफरेंट कैटेगरीज़। ठीक है जी। कुछ मतलब एक कैटेगरी बन जाएगी अगर मेटाबॉलिज्म या एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में ख़राबी की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई है तो वो एक ग्रुप होगा। अगर कोई इन्फेक्शंस या इंटॉक्सिकेशंस की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई है तो वो एक अलग ग्रुप होगा। अगर ब्रेन डैमेज की वजह से कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई है तो वो एक तीसरा ग्रुप होगा। इस एतबार से इसकी ग्रुपिंग या इसकी कैटेगराइजेशन की गई है। तो सबसे पहली जो इसकी कैटेगरी है वो है जी इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड और कल्चरल फेमिलियल ग्रुप। एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड और कल्चरल फेमिलियल ग्रुप, दोनों इसके नाम है इस कैटेगरी के। इसमें वो तमाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केसेस शामिल हैं जिनके बारे में हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते, प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि ये जो इसमें जो मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ रही है या ये जो सिम्टम्स आ रही हैं ये किस वजह से स्पेसिफिकली पैदा हुई थी। एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड एक बहुत बड़ी इस्तेलाह इस्तेमाल करी कि एनवायरमेंट बिफोर बर्थ भी होता है, आफ्टर बर्थ भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके बारे में हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते कि एक्चुअली इस वजह से। या कल्चरल फेमिलियल ग्रुप, कल्चर या फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मतलब इन द वॉर्म ऑफ द मदर कोई अजीबो गरीब कोई मामला तो हो गए न्यू बॉर्न के साथ या फीटस के साथ जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, लेकिन हम कुछ भी प्रिसाइजली नहीं कह सकते। या फैमिली के अंदर कुछ ऐसा, या कल्चर ही ओवरऑल उसमें कोई ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और जो उसकी अडेप्टिव स्किल्स हैं उनमें मसला आ रहा है, जिसकी वजह से वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो रहा है। ठीक है जी। तो इसमें वो तमाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केसेस आएंगे जिनके बारे में हम कुछ भी प्रिसाइजली ये यकीन से नहीं कह सकते कि ये केसेस किस वजह से हुए हैं। ठीक है जी। दूसरा है जी प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस कैरिंग ग्रुप। प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस कैरिंग ग्रुप यानी प्रीनेटल से पता चल जी कि पैदाइश से पहले बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो न्यू बॉर्न पर असरअंदाज हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर इन द वॉर्म ऑफ द मदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे पहले। ठीक है जी। या मदर की न्यूट्रिशन में या उनको कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है जी। तो बिफोर बर्थ जितनी भी कॉजेज़ की वजह से अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी तो उसे हम प्री नेटल इन्फ्लुएंसेस कैरिंग ग्रुप कहेंगे। ये एक दूसरी कैटेगरी है इसकी। तीसरी कैटेगरी है जी इंटॉक्सिकेशंस एंड इन्फेक्शंस कॉज्ड ग्रुप। इंटॉक्सिकेशन किसी किस्म का कोई जहरीला मादा है, ठीक है जी, और इन्फेक्शंस कोई बीमारियां वगैरह हैं। तो इंटॉक्सिकेशन से मुराद अगर मदर ने बिफोर बर्थ कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं
जिसमें ड्रग्स वगैरह आ जाती हैं, कोई एक्सेसिव ड्रग्स अब्यूज़ किया है, या कुछ वायरसेस अटैक कर देते हैं न्यू बॉर्न पर, जैसे कि स्पेशली रुबेला वायरस है। इसको हम बाद में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। तो रुबेला वायरस से अटैक कर देता है न्यू बॉर्न पर, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायरेक्ट कॉज हो सकता है। इसके अलावा यानी कोई किसी किस्म की जो इन्फेक्शंस हैं, कुछ बीमारियां मदर को जो हुई या न्यू बॉर्न को जो कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएं, मदर से ट्रांसफ़र हो जाएं, या ख़ुद मदर को थी जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पर भी असर पड़ा। तो इस तरह की जो कॉजेज़ की वजह से जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, इंटॉक्सिकेशंस की वजह से या इन्फेक्शंस की वजह से, यानी जहरीले मादों और कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स यानी कुछ वायरसेस वगैरह या इनका अटैक, ठीक है जी, या फिर कोई डिजीज़ वगैरह जो बच्चे पर डायरेक्टली या मदर पर असरअंदाज हुई हैं, उसका असर बच्चे पर पड़ जाए और वो बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाए। तो इस ग्रुप या इस कैटेगरी को हम इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शंस कॉज्ड ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी। नंबर 4 है जी ट्रॉमा और फिज़िकल एजेंट कॉज्ड ग्रुप। ट्रॉमा किसी किस्म का हादसा या सदमा, उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। फिज़िकल एजेंट कोई फिज़िकल चीज़, मटेरियल चीज़ जो सी है उसका असर हुआ है। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिससे डायरेक्टली ब्रेन को नुकसान पहुंच गया। तो ब्रेन ऑब्वियसली ब्रेन का एक एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई मोटर एबिलिटीज़ के लिए है, कुछ मेमोरी के लिए, कोई इंटेलिजेंस के लिए है, ठीक है जी, कोई हेयरिंग, साइट, विजन, मतलब इन सब के लिए ब्रेन के सारे पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर ब्रेन के किसी पार्ट को डायरेक्टली डैमेज हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो उससे ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज होने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप होगा या इस तरह की जो कैटेगरी होगी उसे हम ट्रॉमा और फिज़िकल एजेंट कॉज्ड ग्रुप कहेंगे। नंबर 5 है जी मेटाबॉलिक और एंडोक्रिन इम्बैलेंस या एंडोक्रिन डिसऑर्डर कॉज्ड ग्रुप। मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स या एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है जी, उनकी वजह से अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो तो उसे हम मेटाबॉलिक और एंडोक्रिन डिसऑर्डर कॉज्ड ग्रुप कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स की वजह से या एंडोक्रिन डिसऑर्डर की वजह से ये ग्रुप जो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ये पैदा हुआ है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा हुई है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में मैं पहले भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जिक्र कर चुका हूँ, PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें पायरोविक एसिड जो है वो बढ़ जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर या बॉडी के अंदर इन जनरल, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता और फिर वो लार्ज प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक ना होने की वजह से ब्रेन को डायरेक्ट डैमेज कॉज करते हैं। तो इसी में कॉजेज़ का जब हमारा टॉपिक आएगा तो फिनाइल कीटोनूरिया को ज़्यादा डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा। इसी तरह ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह बनता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज़म हमारा थायराइड ग्लैंड जो है अगर इसकी ग्रोथ में कमी रह जाए, ये थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली एक एंडोक्रिन ग्लैंड है और ये हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। अगर ये एंडोक्रिन ग्लैंड ही खुद इसकी अपनी ग्रोथ ना हो प्रॉपर ना हो पाए या ये जितना ये नॉर्मली होना चाहिए उससे ये कम रह जाए, छोटा हो जाए या इसकी एक्टिविटी महदूद हो जाए, तो ये बॉडी के तमाम जो हमारे मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसको पर ये असरअंदाज होता है और मेटाबॉलिज्म जितना हमारा अच्छा चलेगा उतनी हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होगी। तो उस मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो ग्लैंड है बेसिकली थायराइड ग्लैंड, वही अगर उसकी ग्रोथ जो उनसे वो एबनॉर्मल है तो फिर मेटाबॉलिज्म भी मुतासर होगा। मेटाबॉलिज्म मुतासर होगा तो फिर बॉडी के अंदर जो बहुत सारी ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाएगी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद है जी क्रॉस ब्रेन डिजीज़ कॉज्ड ग्रुप, ठीक है जी। ब्रेन डिजीज़ की वजह से या ब्रेन डैमेज की वजह से भी बाज़-औक़ात जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब बाज़-औक़ात के बल्कि बड़ी ऑब्वियस सी कॉज है। ब्रेन डिजीज़ किस किस्म की हो सकती हैं, यानी ब्रेन के अंदर किसी किस्म का अगर कोई ट्यूमर या कोई और स्ट्रक्चर बन जाए, ब्रेन का साइज़ वो वेरी कर जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए
उसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए, उसके अंदर कोई और किसी किस्म की कोई फालतू ग्रोथ जो उनसे पैदा हो जाए, कोई जो मेम्ब्रेन है वो उसकी किसी किस्म की स्वेलिंग हो जाए, तो इस तरह के ब्रेन के अंदर किसी किस्म का जो डैमेज आता है किसी भी वजह से, उसकी वजह से अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो तो इसे ग्रॉस ब्रेन डिजीज़ कॉज्ड ग्रुप कहेंगे। ठीक है जी। और नंबर 7 पे है इसकी जो लास्ट कैटेगरी है, दैट इज़ प्रीनेटल कॉज्ड ग्रुप, प्रीनेटल कंडीशंस कॉज्ड ग्रुप। कुछ कंडीशंस यानी प्रीनेटल्स ऐसी कंडीशंस होती हैं, प्रीनेटल से मुराद पैदाइश से पहले, पैदाइश से पहले कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी कॉमन जो इसकी कॉज है या कंडीशन है, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बर्थ। नॉर्मली बच्चे की बर्थ 9 मंथ्स के बाद होती है, लेकिन अगर उसकी बर्थ 6 या 7 मंथ्स के बाद हो जाए तो बच्चा हाईली सेंसिटिव होगा। तो जब जितना बच्चा सेंसिटिव होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोप नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो मुतासर होगी, और जब ग्रोथ या डेवलपमेंट मुतासर होगी तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये इसकी 7th एंड लास्ट कैटेगरी है, प्रीनेटल कंडीशंस कॉज्ड ग्रुप। कि कुछ पैदाइश से पहले ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। इसमें सबसे ऑब्वियस कंडीशन जो है वो तो प्री मैच्योरिटी है, बच्चा बहुत टाइम से बहुत पहले ही उसकी बर्थ हो जाती है। इसके अलावा मदर की न्यूट्रिशन वगैरह या मदर को जो कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पैदाइश से पहले जो मदर को जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सारी भी प्रीनेटल कंडीशंस हैं उसकी वजह से। ठीक है, या मदर की न्यूट्रिशन ही बड़ी इम्प्रॉपर रही है तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर पड़ेगा। अगर मदर की न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी तो फिर बच्चे की जो सी न्यूट्रिशन और ग्रोथ है उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी। तो मदर की न्यूट्रिशन वगैरह या एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी, इसकी वजह से अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज हो रही है तो इस तरह के केसेस को जिस कैटेगरी में डाला जाता है उसे हम प्रीनेटल कंडीशंस कॉज ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो साइकोलॉजी या स्पेशल एजुकेशन के अतबार से कैटेगराइजेशन की जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसको डिस्कस करेंगे। ये अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है, और वो जो साइकोलॉजी या स्पेशल एजुकेशन के अतबार से हम कैटेगराइजेशन करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, यानी उसकी सिवियरिटी के अतबार से, सिम्टम्स की सिवियरिटी के अतबार से। रिमेंबर कि ये जो कैटेगराइजेशन थी ये कॉजैलिटी के अतबार से, कॉजेज़ के अतबार से थी, लेकिन वो कैटेगराइजेशन सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के अतबार से है कि सिम्टम्स कितनी सिवियर हैं। जितने ज़्यादा सिवियर सिम्टम होंगे वो एक डिफरेंट कैटेगरी में कंप्यूट करते जाएंगे। कम कोई मामूली सिम्टम्स हो तो माइल्ड, दरमियानी हो तो मॉडरेट, शदीद हो तो सिवियर, और बिल्कुल ही अगर हालत बहुत ही ख़राब हो, एक्सट्रीम लेवल की हो तो फिर प्रोफाउंड। तो इस कैटेगराइजेशन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।